हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी लोग मेरे चैनल वाच एंड लर्न मोर पर। आज हम सभी लोग उपस्थित हैं यूपी बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 की जो होने वाली है उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। फॉर्म भी फिल हो रहा है और आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म को फिल कर दें, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को जो पढ़ने का मौका है अपनी तैयारी करने का वह ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और अपनी तैयारी को ध्यान देने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल सकें। आप लोग सबसे पहले क्लास को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों तक, सहयोगियों तक, सहपाठियों तक इसे प्रेषित कर दीजिए, जिसके माध्यम से वह लोग भी क्या हो सकें, लाभान्वित हो सकें। आप लोगों को वह बता दें कि हमने लगभग 5 क्लासेज आप लोगों को जो पहले पढ़ा दिया है उनको जा करके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में लगी हुई है और जो भी संपूर्ण सूचना है यूपी बीएड की, सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, इसके माध्यम से और जो कुछ भी इसके क्राइटेरिया है, कितने अभी इस बार फीस बढ़ गई है, सब कुछ मैंने बता दिया। आप जा करके उस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो हम सभी लोग तैयार होते हैं अपने इस आज की कक्षा को तैयार करने के लिए। आप लोग बता दें कि यूपी बीएड का जो हमारा वेटेज है बहुत इस समय बढ़ गया है। आप लोगों को बता दें कि जो हमारी इंटर तक की वैकेंसी है टीचर लाइन की, उसमें अब बीएड अनिवार्य हो चुका है। तो आप लोगों को बीएड करना ही करना पड़ेगा। इसलिए कोई भी हो जिनका ग्रेजुएशन फाइनल ईयर चल रहा है, जब फाइनल सेमेस्टर में है, तो वो सभी फॉर्म फिल करके अपना जो योग्यता है इसकी धारित कर सके, ताकि आने वाली जो आगे वैकेंसियाँ हैं उसमें आप लोग अगर योग्यता धारित कर रहेंगे तो जो आपका करियर है वह सिक्योर हो सके। ठीक है, तो अब इसी के साथ में आपको बता दें कि आज की जो हमारी क्लास है वह क्लास नंबर 6 है, वो भी हिंदी की। अब हम बता दें आप लोगों को कि आज के जो हम लोग कक्षा में पढ़ेंगे कि क्या क्या पढ़ना है हमको। तो वो बता दें कि संज्ञा से लेकर के अव्यय तक, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया हम लोग देखेंगे पूरा। उसके बाद देखेंगे कारक, काल जो होते हैं टेंस के, जैसे कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, इस प्रकार से देखेंगे। और जितने भी तरीके से इसमें आप लोगों को बताने का जो भी है पूरा हम आपको बताएंगे। उसके बाद बताएंगे आप लोगों को कि गद्यांश कैसे सॉल्व किया जाता है, फिर पद्यांश किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, कॉम्प्रिहेंशन, जो कि हम लोग को एक अनसीन पैसेज दे दिया जाता है, अनदेखा जिसे बोला जाता है पठांश। तो उसके माध्यम से हम लोगों को प्रश्नों को उसमें से सॉल्व करना रहता है और किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो हम लोग अपने देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी लोग अपने मित्रों, सहयोगियों के पास में क्लास को शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द और हम लोग क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सभी लोग थोड़ा सा कि जो जैसे हम लोग देखते हैं शब्द और पद, है ना। शब्द और पद, इसको सबसे पहले चर्चा करने से पहले हम बता दें कि शब्द और पद, शब्द पद के विषय में। ठीक है, शब्द क्या होते हैं, जैसे कि जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो वह शब्द कहलाता है। क्या चीज, देखिए समझ लीजिए आप अच्छे तरीके से। जब शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होता है और वाक्य के बाहर होता है तो वो क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे लेकिन किंतु जब शब्द वाक्य के अंग के रूप में प्रयोग होता है तो वह पद कहा जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि वह घर जा रहा है, तो इसमें जितने भी शब्द हो गए हैं वो जुड़ चुके हैं तो वो पद कहलाने लगे। ठीक है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने पर शब्द कहलाएगा और वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने पर क्या कहलाएगा, पद कहलाएगा। यही इसके दोनों का अर्थ होता है। ठीक है, शब्द क्या होगा, स्वतंत्र रूप से रहता है, पद क्या हो जाता है, एक वाक्य के अंतर्गत आ जाता है। अब हम सब लोग देखते हैं कि पद जो हम लोग देखते हैं ना, पद क्या है, पद के हम अगर देखते हैं तो 5 भेद हैं। कितने, 5 भेद हैं। 5 भेद देखा जाए तो क्या क्या है, संज्ञा हो जाता है, लिख कर बताते हैं आप सभी लोगों को। जैसे देखा जाए तो हमारा संज्ञा हो जाता है, फिर देखते हैं सर्वनाम हो जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण देखते हैं, क्रिया, उसके बाद देखा जाता है अव्यय। ठीक है, ये 5 जो हम लोगों के हैं क्या, पद हो जाते हैं। अब हम इन्हीं 5 को लेकर के अपना चर्चा करेंगे। आप लोगों को एक डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं, जैसे आपसे लोग समझ लीजिए शॉर्ट तरीके से। उसके बाद हम इसको विस्तार से बताते हैं। जैसे संज्ञा, नाउन, नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, इसका लक्षण जो है वो क्या कहलाते हैं, हमारे संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सलोनी, शिल्पी, अश्वनी, राम, सीता, इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद सर्वनाम, प्रोनाउन, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द। जैसे मेरा नाम है अश्वनी, तो मेरे स्थान पर आने वाला जो शब्द होगा क्या, मैं शब्द क्या हो जाएगा, उसका सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, फिर आप, जैसे आपका नाम ले ले, सलोनी, शिल्पी, राजा, रानी, इस प्रकार से। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे उसमें देखा जाएगा, तो इसमें उदाहरण स्वरूप ये उसमें सर्वनाम हो जाएगा। विशेषण जैसे देखा जाए एडजेक्टिव, तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो जाते हैं, हम जानते हैं इसका कि विशेषण कहलाते हैं। इसमें जैसे देखा जाए छोटा, बड़ा, जैसे मैं छोटा हूँ, आप बड़े हैं, वह काला है, वह गोरी है, इस प्रकार से देखा जाए तो ये क्या हो जाएंगे, इसके विशेषण कहलाएंगे। अब जैसे क्रिया देखा जाए, वर्ब, तो संज्ञा सर्वनाम के संबंध में विधान करने वाले शब्द, विधान, काम करने का ढंग, अर्थात जैसे देखते हैं विधान करने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, हम लोगों की क्रिया, अर्थात जिस भी शब्द के माध्यम से हम लोगों को क्रिया का होना पाया जाएगा या तो कार्य के होने के
हम लोगों को जानकारी प्राप्त होगी वो क्या हो जाएगा, हम लोगों का क्रिया कहलाएगी। जैसे आया, वह आया, अर्थात कोई आया है ना, तो कार्य हो रहा है कि आने का कार्य, तो वो वह गया, वह जा रहा है। इस प्रकार से देखा जाए तो जो कार्य हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जिससे जिस शब्द के माध्यम से होना हम लोग को प्रतीत हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी। इसके बाद जैसे देखें तो अव्यय, तो अव्यय को भी देखा जाए तो अव्यय को हम लोग देखते हैं, तो अव्यय हमारे जो हैं देख लेते हैं अच्छे तरीके से। अव्यय को देख, इसमें जैसे अव्यय क्या होते हैं, जिसका क्या हो सके, व्यय ना हो सके, अर्थात अव्यय एक ऐसी चीज होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनका व्यय नहीं होता है। तो अब जैसे देखते हैं, एक अव्यय पहले क्रिया विशेषण के रूप में होता है, ठीक है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे भीतर, बाहर, तो ये शब्द जो है इनका क्या होता है, व्यय नहीं होता है, ये इसी प्रकार हमेशा प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद संबंध बोधक देखा जाए तो क्रिया से नामार्थक शब्दों का संबंध जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। अब आगे पीछे इस प्रकार जो शब्द प्रयोग होते हैं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, ये सब क्या हो जाते हैं, संबंध बोधक हो जाते हैं। जैसे देखा जाए समुच्चय बोधक, ठीक है। तो दो शब्दों, वाक्यों और को जोड़ने वाले को क्या कहा, जोड़ने वाले शब्दों क्या कहे जाएंगे, समुच्चय बोधक कहेंगे, ठीक। समुच्चय बोधक कौन कहलाएंगे, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले क्या कहलाएंगे, हम लोगों के समुच्चय बोधक। जैसे इसमें देखा जाए और, इसलिए, ताकि, जो कि, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, इसमें समुच्चय बोधक के अंतर्गत आ जाते हैं। विस्मयादि बोधक देखा जाए तो विस्मयादि बोधक इंटरजेक्शन जिसे बोला जाता है, और समुच्चय बोधक को क्या, कंजक्शन, एडिंग करने के लिए, जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसमें अब जैसे केवल मनोविकार, विस्मय, आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि विकार बताने वाले शब्द, अर्थात हमारे अंदर जो मन में विकार उत्पन्न होते हैं, हर्ष, दुख या तो विस्मय, शोक, जिस प्रकार का भी, तो क्या कहलाता है हमारा, ये विस्मयादि बोधक कहलाता है शब्द, ठीक है। ऐसे जैसे वाह वाह, और बोल देते हैं अरे राम। इस प्रकार से जब भी कोई भी ऐसा शब्द हमारे या मनोविकार में उत्पन्न होता है जिससे हम लोगों को क्या होता है, आश्चर्य हो, विस्मय हो, हर्ष हो, शोक हो, तो उसके माध्यम से वो क्या शब्द कहलाएंगे, वाह वाह कहलाएंगे। अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम सब लोग बात करते हैं अपना संज्ञा की बात करते हैं, ठीक है। संज्ञा को देखा जाए तो संज्ञा भी हमारा कई प्रकार के होते हैं, जैसे 5 प्रकार की संज्ञा हम लोगों को देखने को मिलती है। तो पहले संज्ञा के विषय में देख ले, संज्ञा क्या होती है। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो नाम होता है, क्या, नाम, अर्थात किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी क्या होती है, संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इस नाम से उसे पहचाना जाता है, और संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी रहती है। भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं होता है, यही हम लोगों को देखने को मिलता है। संज्ञा के विषय में देखा जाए तो संज्ञा के प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कैसे 3 प्रकार के, जैसे रूढ़ हो जाते हैं और यौगिक हो जाते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि योग रूढ़ हो जाते हैं, ठीक है, व्युत्पत्ति के आधार पर। तो व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं, 3 हैं। तो रूढ़ मतलब क्या हो जाता है, जैसे कृष्ण, यमुना इत्यादि जो शब्द हैं, ठीक है, जो संज्ञा। और उसके बाद यौगिक के रूप में देखा जाए तो जो जैसे पनघट, 2 से मिल करके बना हो, पनघट हो गया। उसके बाद देखा जाता है पाठशाला हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है, जो हमारा यौगिक में। अब योग रूढ़ में देखा जाए तो जैसे जलज हो गया, और ठीक है। इसके बाद से हम लोग देखते हैं आगे चलकर बढ़ करके योग रूढ़ के रूप में, जैसे इसमें देखते हैं योग रूढ़ के रूप में कि कमल हो जाता है, ठीक है। और अब अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें तो पहले हम लोग किसके दृष्टि से देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पर। अब हम लोग देखते हैं अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से देखा जाए तो 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। 5 प्रकार जैसे देखा जाए तो पहला हमारा हो जाता है व्यक्तिवाचक, क्या, व्यक्तिवाचक हो जाता है। दूसरा जैसे हम लोग देखते हैं तो जातिवाचक हो जाता है। तीसरा हम लोग देखें तो हम लोगों का द्रव्यवाचक हो जाता है। चौथा देखें तो हम लोगों का हो जाएगा समूहवाचक हो जाएगा। और 5वां अगर देखें तो हम लोगों का भाववाचक, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 ये हो जाता है हम लोगों को देखने के लिए। अब सबसे पहले हम लोग व्यक्तिवाचक पर चर्चा करते हैं। इससे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती हो, ठीक है। किसका, जो किसी व्यक्ति, वस्तु का, स्थान का बोध कराती है, वो क्या कहलाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसमें जैसे देखा जाता है कि राम, गंगा, पटना, इस तरह से जो होते हैं वो हम लोगों को बोध करवाते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग देखें जातिवाचक को, तो जातिवाचक संज्ञा वह होती है जैसे इसमें हम लोग देखते हैं कि जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है या उसकी पूरी जाति का बोध कराती है तो क्या कहलाती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गए, लकड़ी हो गई, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है हमारी, इसकी पूरी जाति का बोध करवाती है, इसलिए क्या होता है, जातिवाचक हो जाता है। जैसे नदी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, ठीक है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है, ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, गंगा, लेकिन नदी क्या हो जाएगी हमारी, नदी पूरी
जातियों का बोध कराती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। इसके बाद द्रव्यवाचक को देखा जाए, ठीक, द्रव्यवाचक को, तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है हमारे, जिस संज्ञा से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है। जैसे देखा जाए ठोस पदार्थ के रूप में देखा जाए तो सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ऊन आदि पदार्थ हो जाते हैं। और द्रव पदार्थ में जैसे देखा जाए इसमें तो तेल, पानी, घी आदि। और जैसे गैसीय पदार्थ में देखा जाए तो धुआं, ऑक्सीजन आदि, ये सब क्या हो जाते हैं हमारे द्रव्य पदार्थ कहलाते हैं। तो यही हमारे क्या हो जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाते हैं। इसके बाद जैसे देखा जाए समूहवाचक संज्ञा में, तो जो संज्ञा या शब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक ना हो करके किसी समुदाय या समूह का वाचक हो जाए, ठीक है। जैसे वर्ग, टीम, और देखा जाता है कि सभा, समिति, आयोग, परिवार, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, ये सब चीज़ें, ऑर्केस्ट्रा, ये सब क्या हो जाते हैं हमारे, हमको क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब इनका जैसे उदाहरण भी देखा जाए तो जैसे नक्षत्रों का मंडल हो जाता है, तारों का पुंज हो जाता है, केले का घौंद हो जाए, या लताओं का कुंज हो जाए, भेड़ों का झुंड हो जाए, अनाज का ढेर हो जाए, या तो फिर जैसे देखा जाता है कि कार्यों की सूची हो जाए, राजनीतिक गुट हो जाए। इस प्रकार से देखा जाए जैसे व्यक्तियों का समूह हो जाए, या तो फिर जैसे देखा जाता है कि जैसे पर्वतों की श्रृंखला हो जाए, हम लोग देखते हैं ना इस प्रकार से। तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आप सभी लोग इसको सुन लेंगे तो एक बार अच्छे तरीके से जान जाएंगे कैसे क्या किस चीज़ का मतलब होता है और किस में कौन से वर्ड आते हैं। जैसे भाववाचक संज्ञा में देखा जाए तो किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा आदि इत्यादि प्रकार से देखा जाए तो भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कुछ भाववाचक संज्ञा स्वतंत्र होते हैं, जैसे देखा जाए तो, और कुछ अन्य शब्दों की सहायता से बनते हैं। स्वतंत्र तरीके से देखा जाए तो जो भाववाचक संज्ञा होती हैं, सुख, दुख, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, प्रीति, श्रद्धा इत्यादि जो होते हैं क्या हो जाते हैं हमारे, ये स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा होते हैं। और जैसे परतंत्र, जैसे जो किसी दूसरे की सहायता से बनते हैं, तो उनको देखा जाए तो इनका निर्माण जातिवाचक संज्ञा या सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय के साथ में मिलकर के बनता है। जैसे आव, त्वा, पन, अन, इमा, ई, ता, हट इत्यादि प्रत्यय जोड़ करके बनाया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि अपनत्व, ममत्व, निजत्व, आपा, फिर नारीत्व, गुरुत्व, मनुष्यता, जैसे सुंदरता, सौंदर्य, वीरता, वीरत्व, बड़प्पन, घबराहट, थकान, निकटता, समीपता, अधिकता, भोलापन, लालिमा, लालित्य, नीचाई, रुलाई, भटकाई, भटकाव, चढ़ाई इत्यादि जो होते हैं ये क्या हमारे कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब हम सब लोग जैसे देखते हैं इसके बाद कि जो हमारी पद परिचय है उसको देखने के बाद फिर से चित्र बता दें आप लोगों को। पद परिचय कि जैसे देखते हैं हम लोग कि पद परिचय में वाक्य के प्रत्येक पद को अलग अलग करके उसका व्याकरणिक स्वरूप बताते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना क्या कहलाता है, पद अन्वय कहलाता है, ठीक है, जो पद परिचय होता है। संज्ञा का पद परिचय कैसे कीजिए, जैसे वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का पद परिचय देते हुए उसका संज्ञा, उसका भेद, लिंग, वचन, कारक एवं अन्य पदों से उसका संबंध क्या है ये बताना है, क्या कहलाता है वह संज्ञा का पद परिचय कहलाता है। अब जैसे हम लोग पहले बढ़ते हैं अपना लिंग की तरफ बढ़ते हैं, जेंडर, ठीक है, क्या लिंग, ये जेंडर की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें देखा जाए तो लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है, चिन्ह है, ठीक है, चिन्ह है, ये हो जाता है शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, या तो फिर इन दोनों से हटकर कोई थर्ड जेंडर है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, लिंग कहते हैं उसे। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध हम लोगों को होता है। जैसे हिंदी में 2 लिंग होते हैं, कौन कौन से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग का संधि विच्छेद किया जाए पुंधन लिंग, ठीक है, पुम का अर्थ क्या रहता है, माँ का अनुसार हो जाता है, और यह क्या हो जाता है लिंग बन जाता है, पुल्लिंग, ठीक है। इसमें देखा जाता है जैसे हिंदी में लिंग निर्धारण के लिए हम लोग देखते हैं कि रूप के आधार पर कर सकते हैं, प्रयोग के आधार पर कर सकते हैं और अर्थ के आधार पर कर सकते हैं। अब हम सब लोग जैसे रूप के आधार पर देखें तो रूप के आधार पर हम लोग देखते भी हैं कि रूप के आधार पर जब लिंग का निर्णय किया जाता है तो शब्द की व्याकरणिक बनावट के आधार पर, बनावट जो होती है उसको देखते हैं, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्दांत में कौन सा स्वर लगा हुआ है, इसके आधार पर बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं तो पुल्लिंग शब्दों के लिए, ठीक है, पुल्लिंग शब्दों के लिए देखा जाए तो अकारांत या तो फिर अकारांत या आकारांत, ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए शब्द तो वो पुल्लिंग होंगे, ठीक। कैसे, जैसे राम हो गया, इसमें अ लगा है ना, ये तो राम हो गया। जैसे घोड़ा देखें तो ये क्या हो गया हमारा, बड़ा आ, तो ये क्या हो गया, आकारांत हो गया। फिर जैसे सूर्य देख लें, क्रोध देख लें, फिर जैसे चीता देखें और कपड़ा देखें, घड़ा देखें, तो ये सब क्या हो जाते हैं हमारे पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे इसमें देखा जाए आकारांत। अब जैसे हम लोग देखते हैं और कि
वे भाववाचक संज्ञाएं, ठीक है। वे भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्वा जुड़ा हो, वा जुड़ा हो, या हो, तो वो क्या कहलाएंगे, प्राय पुल्लिंगी होते हैं, जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य इत्यादि, ठीक। अब जैसे जिन शब्दों के अंत में माँ, पन, आव, आवा, खाना जुड़े शब्द होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, पुल्लिंगी होते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, बुलावा, ठीक, पागल खाना इत्यादि, ये सब क्या कहलाएंगे, हमारे पुल्लिंग के। अब जैसे हम लोग स्त्रीलिंग को देख लिया जाए तो शब्द जैसे बनाते हैं आकारांत, ठीक है। आकारांत के रूप में देखा जाए तो जैसे लता हो जाती है, ठीक, लता हो जाए, रमा हो जाए, ममता हो जाए, तो ये सब क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। इसके जैसे हम लोग देखते भी हैं कि ईकारांत के रूप में जैसे देखा जाए तो रीति हो जाता है, ठीक, ईकारांत इसमें देखते हैं जैसे, तो रीति हो जाता है हमारा, जैसे और कोई भी शब्द जैसे देख लें हम लोग, तिथि देख लें, तो ये सब हो जाते हैं, ठीक है। अब आगे जैसे देखा जाए तो हम लोग जैसे देखें इसमें प्रत्यय के आधार पर जो बनाते हैं हम लोग क्या शब्द, तो इसमें जैसे देखते हैं कि कोई भी शब्द जैसे प्रत्यय ले ले, आई ले लिए जैसे, ठीक है, आई ले ले, जैसे क्या हो जाएगा, पढ़ाई हो जाएगा, लिखाई हो जाएगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि आवट लिख लें, ठीक है, आवट प्रत्यय, तो आवट से क्या हो जाएगा, मिलावट हो जाएगी, ठीक। हट ले लें तो क्या हो जाएगा, घबराहट हो जाएगी। इस प्रकार से ता ले लें, ता प्रत्यय क्या हो जाए, सुंदरता हो जाती है, ठीक है। स्त्रीलिंग प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि जैसे हम लोग आपको बता दें थोड़ा सा चर्चा पर चर्चा आप लोग करते हैं ताकि आप लोग समझ जाएंगे कि जैसे कोई भी शब्द है छात्र, ठीक है, छात्र, इसमें अगर हमको इसको बनाना है क्या, स्त्रीलिंग, तो इसमें आ प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, छात्रा, छात्रा, तो छात्रा क्या होगा, स्त्रीलिंग हो गया। इसी प्रकार से महोदय, महोदया। अब जैसे हम लोग और देख ले कि जैसे गायक है तो गायक में हम लोग कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, इक प्रत्यय जोड़ते हैं, ठीक है, ये इका प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा। गायक है और इसमें इका प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, गायिका हो जाएगा हमारा। उसके बाद जैसे देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि कुमार है तो इसमें ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, कुमारी हो जाएगा। पुत्री, पुत्र, पुत्री हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से। अब हम लोग जैसे और आगे बढ़ते हैं तो प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो बताते हैं आप लोगों को। इसमें जैसे आप लोग बता दें कि जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं अच्छा लड़का, ठीक है, अच्छा लड़का। अब यहाँ पर प्रयोग किए तो ये क्या हो गया, हमारा पुल्लिंग बन जाएगा। इसी बाद अगर लिख देंगे तो अच्छी लड़की कर देंगे, ठीक, लड़की लिख दिए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पता चल जाता है हम लोगों को प्रयोग के आधार पर, ठीक है। अब आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, राम की पुस्तक, राम का चाकू, ठीक, राम ने रोटी खाई, राम ने आम खाया, इस प्रकार से देखते हम लोग चले जाते हैं, ठीक। अब आगे जैसे देखा जाए वचन के विषय में तो वचन, ठीक, वचन। अब इसमें भी देखा जाए परिभाषा, वचन का अभिप्राय संख्या से है, विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहा जाता है, ठीक। अब जैसे हिंदी में देखा जाए तो दो वचन होते हैं, ठीक, एक वचन और बहुवचन। इसमें होता है तो एक ही रहेगा, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, एक से अधिक रहेगा तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। इसे हम लोग देखते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ का या तो एक वस्तु का ज्ञान होता है तो क्या कहलाएगा, एक वचन, और जिससे शब्द से हम लोगों को अधिक वस्तुओं का, एक से अधिक वस्तुओं का, पदार्थों का ज्ञान होगा वो क्या कहलाएगा, बहुवचन कहलाएगा। जैसे इसमें देखा जाए तो हम लोग देख सकते हैं बालक, घोड़ा, ठीक, इस प्रकार से किताब, मेज, ये। अब जैसे इसमें देखा जाए तो बहुवचन में बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों इत्यादि का हम लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक। अब हम लोग जैसे इसमें देख चुके हैं कि एक वचन और बहुवचन का किस प्रकार से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप लोग फिर से बता दें कि हिंदी में जो है वचनों की संख्या कितनी है, दो है, एक वचन और बहुवचन है। लेकिन अगर संस्कृत में देखा जाए तो संस्कृत में वचनों की संख्या कितनी है, तीन है। कितने, तीन वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो चार हो जाते हैं, ठीक है, ये हम लोगों को देखने को मिलता है। हिंदी में केवल दो है, एक वचन, बहुवचन, और संस्कृत में तीन है, एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और संस्कृत जो हम लोग अंग्रेजी में देखते हैं तो अंग्रेजी हम लोगों को चार प्रकार के हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम सब लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को बता दें कि जो हमारा एक वचन हो चुका है, अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो कारक की बात कर लेते हैं, ठीक है, कारक की। अब जैसे हम लोग कारक की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखा जाए तो हिंदी में कितने कारक हैं, कुल 7 कारक हैं, और 8वां हम लोग भी इसमें देखने को मिल जाता है, लेकिन 7 मुख्य प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, ठीक, कारक के रूप में। अब जैसे देखा जाए तो 7 कहीं कहीं मानते हैं और कहीं कहीं 8, लेकिन अगर माना जाए तो आप लोग
विकल्प के अनुसार चूज करना रहेगा। अगर 8 है तो 8 मार देंगे सही उत्तर, और अगर 7 रहेगा तो 7 को मार देंगे, ठीक है। और संस्कृत में देखा जाए तो वहाँ पास 6 ही होते हैं, ठीक, संस्कृत में। अब जैसे कारक का परिचय कर ले, जैसे हम लोग देखते हैं कि कर्ता कारक हो जाता है, कर्म कारक हो जाता है, कर्ता कर्म, फिर उसके बाद करण हो जाता है। हम लोग देखते हैं तो संप्रदान, फिर उसके बाद अपादान, सभी रूपों का परिचय देख लेते हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, इसके बाद अपादान, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि संबंध हो जाता है। संबंध के भी देखा जाए तो हमारा अधिकरण हो जाता है, ठीक। अधिकरण के बाद देखा जाए तो हमारा जो हो जाता है वह संबोधन। अब यही का हम लोगों को चर्चा परिचर्चा कर लेना है, ठीक है। अब जैसे देख लें हम लोग ये, तो पहले सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को, कर्ता इसमें देखना है। आप लोगों को इसको बताते जाते हैं और उसको समझाते हैं। जैसे कर्ता क्या है, कर्ता की पहचान के लिए हम लोगों को चिन्ह जो होता है ने होता है, ठीक है, कर्ता ने। अब इसमें जैसे देखा जाता है तो जो क्रिया से संबंध है जोड़ करके अगर हम लोग देखें तो जो क्रिया को करने वाला होता है, संपन्न करने वाला होता है, वो क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। क्या, कर्ता कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग जानते रहिएगा। अब इसके बाद जैसे कर्म को देखा जाए, ठीक, कर्म को देखा जाए तो कर्म का जो चिन्ह होता है वह को होता है, क्या, को। इसके बाद जैसे देखा जाए को, तो इससे क्या होता है, क्रिया से प्रभावित होने वाला जो होता है वो क्या होता है, हमारा कर्म होता है। कर्म जिस प्रकार की होगी, क्रिया जिस हमारी जो होगी क्रिया से उस पर प्रभावित क्या होगा, हमारा कर्म होगा, ठीक है। तो ये इसकी पहचान किससे, को से होती है। अब जैसे आगे देखा जाए कारकों की पहचान के विषय में देखा जाए तो जो हमारा करण होता है, ठीक, इसको इंस्ट्रूमेंटल भी बोल दिया जाता है। तो क्रिया का साधन, पहले इसका हम वो देख लें कि चिन्ह क्या होता है, तो से होता है या के द्वारा, ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है ये जानकारी के लिए। अब जैसे करण है हमारा, तो इसका क्रिया से क्या होता है, क्रिया का साधन होता है या तो उपकरण होता है, ठीक, ये चीज़ हम लोग को जानकारी होना चाहिए। अब जैसे संप्रदान को देख लिया जाए तो इसके लिए क्या आता है, को आता है, के लिए आता है, ठीक है, ये हो जाता है। फिर ए आ जाता है, ए आ जाता है, ये शब्द हमारे इसके लिए आ जाता है चिन्हों के रूप में। अब इसको जैसे देखा जाए तो जिससे क्रिया के उद्देश्य प्रयोजन का बोध हो, या जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, या तो जिसे कुछ प्रदान किया जाए, ठीक, उसमें क्या होगा, संप्रदान होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। अब आगे जैसे जाए अपादान, अपादान का क्या होता है हम लोग देखते हैं तो से होता है या तो अलगाव होता है, ठीक है, अलगाव ये हो जाता है, ठीक। अब जैसे आगे देखा जाए तो जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिर में जो स्थान होता है वहाँ अपादान होती है, ठीक है। अलगाव के कारण या तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीखने आदि का जो बोधक होता है वो क्या कहलाता है, हमारा अपादान हो जाता है यहाँ पास। जैसे संबंध को देखा जाए तो संबंध को देखा जाता है तो इसके जो चिन्ह होते हैं का, की, फिर देखा जाता है रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सब चीज़ हो जाता है, ठीक, काकी, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये हो जाता है। अब संबंध से क्या होता है हमारा जो सबसे वो होता है कि जहाँ दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाता हो, जैसे राजा का पुत्र, ठीक, राजा का पुत्र क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा इसमें। अब जैसे हम लोग आगे देखें अधिकरण, तो इसका चिन्ह होता है में और पर, ठीक, में या पर। अब इसका जैसे चिन्ह हो गया हम लोग को जानने के लिए कारक चिन्ह। इसके बाद जैसे देखा जाए तो क्या होता है, जो क्रिया का आधार होता है, स्थान होगा, समय होगा, अवसर होगा आदि का जो बोध करवाता है वो क्या कहलाता है, हमारा अधिकरण कहलाता है। अब इसके बाद जैसे देखा जाए संबोधन हमारा जो है, ठीक है, इसके क्या होता है, हे हो जाता है, इसके बाद संबोधन का चिन्ह हो जाता है, उसके बाद अरे हो जाता है, ओ हो जाता है, संबोधन का चिन्ह लगेगा, ठीक है, ए हो जाता है, संबोधन का चिन्ह लगेगा, ऐसे करके। अब जैसे इसके बता दें कि जैसे किसी को पुरस्कार कर संबोधित किया जाता है या तो बोला जाता है तो क्या हो जाता है हमारा, ये संबोधन का कहलाता है। इसके बाद आपको बताते हैं इन्हीं को प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो हम लोग विभक्ति के भी रूप में जैसे थे, जैसे कर्ता को प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय, करण को तृतीय विभक्ति, संप्रदान को चतुर्थी, अपदान को पंचमी, संबंध को षष्ठी, अधिकरण को सप्तमी और संबोधन को अष्टमी विभक्ति के रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, इस प्रकार से हम लोगों को ये जो विभक्ति देखने को मिल जाती है। अब हम लोग देखिए आप लोगों को कुछ वाक्य बनाकर बता देते हैं, समझा देते हैं। जैसे आप लोग बता दें कि पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, ये तो किस कारक का हम लोग को जानकारी मिलेगी इससे, तो पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता क्या हो रहा है, पेड़ से अलग हो रहा है, तो अलग होना किसमें था, पंचमी था, ठीक, पंचमी अर्थात अपादान, अपादान से अलगाव हो रहा था, तो इसीलिए इसमें क्या हो गया, अपादान कारक हम लोगों को देखने को मिलता है। या तो जैसे देखा जाए राम ने श्याम को मारा, ठीक, तो राम क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, और श्याम को मारा तो को आ गया है, चिन्ह मारा तो को हम लोगों को हो गया, ठीक है, ये देखने को मिलता है। अब हम लोग चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
अब हम सभी लोग देखते हैं, थोड़ा सा सर्वनाम के विषय पर चर्चा कर लेते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम क्या? प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन के विषय में चर्चा कर लेते हैं। सर्वनाम के विषय में बात करें आप लोगों से साथ में, तो जैसे आप लोग बता दें सर्वनाम कि सब नामों संज्ञाओं के बदले जो शब्द हुए होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे या तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि क्या है? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब सर्वनाम को अगर देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर के सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं, इसीलिए यह क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब जैसे सर्वनाम के भेद देखा जाए तो 6 प्रकार के हम लोगों को सर्वनाम देखने को मिलता है। पहला जैसे देखा जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम पहला हमारा हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें जैसे देखा जाता है जो पुरुषों अर्थात पुरुष स्त्री के नाम के बदले में आता हुआ क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखा जाता है, अब जैसे इसमें कि पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 प्रकार के हम लोग देख लेते हैं। जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 प्रकार से। ठीक है, तो प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो अब जैसे देखा जाता है प्रथम पुरुष, इसके विषय में तो आप लोग को अच्छे तरीके से बता दें कि आप लोग ऐसे समझ जाएं, त्वम अर्थात जितने भी होता है त्वम, तुम, ये वाले शब्द जिसमें आएगा तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष में कहलाया जाएगा। ठीक है, और मैं के लिए क्या हो जाएगा? हमेशा उत्तम पुरुष आ जाएगा। और जितने और संज्ञाएं जो सर्वनाम के रूप में बचती हैं हम लोगों को देखने को, वो क्या कहलाए जाएंगे? प्रथम पुरुष के अंदर। जैसे को बोल सकते हैं त्वम मध्यम, अहम उत्तम, बाकी सब प्रथम। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे त्वम से रिलेटेड जितने भी हमारी होती हैं वो क्या कहलाएंगे हम लोगों की? मध्यम पुरुष के अंतर्गत। और मैं से रिलेटेड जो होंगी वो क्या कहलाएंगे? हमारी उत्तम पुरुष। और बाकी सब प्रथम के अंतर्गत। जैसे इसको बता दें कि हम लोग देखते भी हैं, जैसे उत्तम पुरुष के अंतर्गत वह, यह, वे, ये, इन, उन, इनको, इनसे, इन्हें, उन्हें, ये सब हमारे किस में आ जाएगा? अन्य पुरुष में। मध्यम पुरुष में देखा जाए तो तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, ठीक, आपने, आपको, ये किस में? मध्यम पुरुष में। उत्तम पुरुष में देखा जाए मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सब क्या हो जाएंगे? हमारा उत्तम पुरुष में आ जाता है। अब इसके बाद जैसे हम सभी लोग देखें आगे बढ़े तो कह सकते हैं कि जो हमारा ये पुरुषवाचक हो गया। अब दूसरा देखते हैं निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, इसको देखा जाए तो निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयबोधक संकेत जिन शब्दों के माध्यम से होता है उन्हें क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक कहलाते हैं। इसमें जैसे देखा जाए तो यह मेरी पुस्तक है, फिर वह उसकी पुस्तक है, फिर देखा जाए जैसे कि ये मेरे हथियार हैं, और देखा जाए तो वे आपके घर के आदमी हैं, ऐसे। ठीक, तो वह और वे ये क्या कहलाएंगे? दूरवाचक कहलाए जाएंगे। और यह और ये पास के, तो निश्चयवाचक हो जाता है, निश्चय करा देते हैं। ठीक है, अब आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं, बता दें आप सभी लोगों को कि आगे जैसे पुरुष और सर्वनामवाचक हो गया हमारा। अब इसके बाद तीसरा जो हमारा बचता है अनिश्चयवाचक। क्या? अनिश्चयवाचक, अनिश्चय तीसरा। तो अनिश्चयवाचक जो हो जाता है हमारा कि जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक कह देते हैं। ठीक है, जैसे कोई, जैसे बोल दिया जाए कोई आया है। ठीक, तो क्या हो गया है? कोई आया है तो हमको पता ही नहीं चला है। जैसे कुछ लाया है या कुछ खा लिया, तो क्या हो जाएगा? कुछ क्या खा लिया, कुछ जानकारी नहीं, अनिश्चितता है हमारे अंदर, इसीलिए ये हो जाता है। ठीक, अब इसके बाद जैसे देखा जाए तो आप लोग बता दें आगे, जैसे चौथा हमारा जो हो जाता है संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके विषय में देखा जाए जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित हो तो वो क्या कहलाता है? संबंधवाचक। जैसे जो या तो सो। ठीक है, इसमें जैसे देख लिया जाए, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है, या जो मारा है वह दंड भुगतेगा, सो दंड भुगतेगा, ये हो जाता है। ठीक है, अब जैसे देख सकते हैं जो करेगा वह भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, इस प्रकार से जो देखा जाता है ये सब क्या हो जाता है? हमारा संबंधवाचक दिखा देता है। इसके बाद जैसे देखा जाए तो हम लोग पांचवा देख लेते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक के विषय में देखा जाए तो प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसमें जैसे कौन, क्या, कहाँ, ठीक, इस प्रकार से जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद जैसे देखा जाए तो निजवाचक, जो हमारा छठा देख लिया जाए,
निजवाचक सर्वनाम देखा जाए तो जो सर्वनाम तीनों पुरुषों प्रथम द्वितीय तृतीय पुरुष जो होते हैं हमारे, उसमें निजत्व का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कार्य आप कर, मैं कर लूंगा, ठीक है, या तुम अपने आप खा लेना। तो जो आप शब्द आया है, जो अपने आप कर लेना, या वह स्वयं गाड़ी चलाती है, इस प्रकार से जो है स्वयं शब्द, ये सब क्या हो जाएगा, निजवाचक आ जाता है। ठीक, अब जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बता दें कि जो सर्वनाम है उसको एक नज़र में अच्छे तरीके से समझा दें आप लोगों को। हमने पहले क्या देखा था, अपना देखा था कि जो पुरुषवाचक, ठीक, पुरुषवाचक में क्या होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये हो जाते हैं हमारा। तो उत्तम पुरुष के देखा जाए तो मैं, हम, लोग हो जाते हैं। फिर मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप हो जाते हैं। और अन्य पुरुष में यह, ये, वो, ये लोग हो जाते हैं। ठीक है, अब निश्चयवाचक में क्या हो जाता है, निकटवर्ती और दूरवर्ती के लिए हो जाता है। और अनिश्चयवाचक में क्या हो जाता है, प्राणीबोधक कोई कुछ हो जाता है, ये सब चीज़ें, ठीक, या वस्तुबोध हो जाता है। संबंध में जो सो का हम लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक, ये देखने को हो जाता है। अब आगे जैसे देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि जो दो हमारे और हैं, जैसे प्रश्नवाचक में, जैसे कौन, कौन कौन, या तो वस्तुबोध के लिए क्या क्या, क्या क्या, ये हो जाता है। निजवाचक के लिए देखा जाए तो आप, अपने, आपने, आप, स्वतः, स्वयं, खुद, ये सब चीज़ें क्या हो जाती है, हमारे निजवाचक के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हम सभी लोग चलते हैं विशेषण की तरफ, देखते हैं विशेषण। ठीक है, विशेषण, विशेषण की परिभाषा देख लें तो जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। ठीक है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष से कहा जाता है, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या कहलाएगा, विशेष से। जैसे देखा जाए तो मोटा लड़का हंस पड़ा, ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, एक वाक्य हो गया। अब इसमें देखा जाए तो मोटा हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, और लड़का क्या हो जाएगा, हमारा विशेष हो जाएगा। ठीक है, ये अब हम इसलिए कहते हैं कि जो लड़का है उसकी क्या है, विशेषता बताई जा रहे थे, तो विशेषता जिसकी बताई जाएगी वो विशेष हो गया। जो हम लोग देखते हैं कि विशेषण है वो क्या हो जाएगा, वो मोटा शब्द हो जाएगा। अब विशेषण के भी देखा जाए तो इसके चार भेद होते हैं। ठीक है, पहला, चार प्रकार के होते हैं विशेषण मूलतः। तो अब हम लोग देखते हैं चारों प्रकार के जो विशेषण है उसको। अब इसमें जैसे देखते हैं तो हमारा पहला क्या हो जाता है कि सार्वनामिक विशेषण जो हो जाते हैं उसको देखते हैं। तो सार्वनामिक वाला देख लिया जाए तो जैसे जैसे इसमें बता दें कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये मूर्तियाँ, यह मूर्ति, वह मूर्ति, कोई व्यक्ति, कोई लड़का, जो युवक, जो युवतियाँ, या तो कौन मनुष्य, कौन लोग, क्या काम, ये सब हमारे हो जाते हैं इसमें। ठीक, अब दूसरा देखा जाए जैसे हम लोगों के माध्यम से तो गुणवाचक विशेषण। ठीक, गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण देखा जाए तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक कहते हैं। जैसे नया, पुराना, ताजा, मौसम, प्राचीन, या निचले बिचले, लाल, पीला, काला, नीला, हरा, बैगनी, मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा, अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल, गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा, ये क्या हो जाते हैं, हमारे गुणवाचक हो जाते हैं। इसके बाद जैसे देखा जाए तो संख्यावाचक देख लेते हैं। ठीक है, संख्यावाचक से जो विशेषण देखा जाए तो जिससे हम लोग संख्याओं का जो जानकारी होता है, बोध होता है, वह संख्या विशेषण कहलाते हैं, संख्यावाचक। ठीक, जैसे अब इसमें भी कई प्रकार के होते हैं, निजवाचक, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक। ठीक, तो पहले देख लेते हैं इसे ही कि 10 लड़के, 20 लड़के, 50 लड़के, इस प्रकार से ठीक देखा जाता है। जैसे पूर्णांक में देखा जाए तो 1, 2, 4, 8, 12 ऐसे देख लेते हैं। अपूर्णांक में आधा, पौन, सवा, डेढ़, ढाई। फिर क्रमवाचक के रूप में देखा जाए तो क्रम से 1, 2, 3, 4 ऐसे ना, नहीं तो क्या, पहला, चौथा, 10वां, 100वां, इस प्रकार से। आवृत्तिवाचक जैसे कि हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, जैसे तिगुना, चौगुना, 100 गुना, इस प्रकार से। और जैसे देखिए समुदायवाचक तो दोनों, चारों, आठों, दसों, इस प्रकार से। प्रत्येक बोधक तो प्रति, प्रत्येक, एक एक, हर एक, इस प्रकार से हम लोगों को देखने को जो मिलता है गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक सर्वनाम विशेषण। अब हम सभी लोग जैसे देखते हैं अपना अंतिम तरीके से जो हमारा चौथा है इसमें परिणाम बोधक, क्या हम लोग को देखने को मिलता है, परिमाण बोधक जो विशेषण होते हैं, जिससे हम लोगों को देखा जाता है कि विशेषण संज्ञा सर्वनाम का परिमाण बोध होता है, वही परिमाण बोधक कहलाते हैं। जैसे कि 10 किलो घी, 5 क्विंटल चावल, बहुत घी, थोड़ा दूध इत्यादि जो हम लोग क्या होता है, ये हम लोग को परिणाम बताते हैं, परिमाण बताते हैं। बहुत, कुछ, कम, आधा, आधे, सब कुछ, ये सब चीज़ हम लोग देखने को मिले। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं जो विशेषण है उसी का प्रविशेषण क्या होता है। ठीक है, प्रविशेषण, प्रविशेषण हो जाता है। प्रविशेषण हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं एडवर्ब। ठीक,
अब जैसे देखा जाता है कि प्रविशेषण का होता है जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं। अर्थात देखो अभी तक हमने देखा क्या कि एक जो हमारी संज्ञा होती है, संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। अब जो विशेषण होता है हमारा उसकी जो विशेषता बताया क्या, प्रविशेषण। और संज्ञा के जो विशेषण बताता है जो वो क्या हो जाता है हमारा विशेषण, लेकिन जो यहाँ पास संज्ञा हो जाती है हमारी विशेष कहलाती है। ठीक, अब प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताए। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा विशेषण है उसकी विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण को डबल कहते हैं, जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब क्या है, वह हमारा क्या हो गया, संज्ञा अर्थात विशेष से। बहुत क्या हो जाएगा हमारा, प्रविशेषण। ठीक, और तेज क्या हो गया, विशेषण। दौड़ता क्या हो गया, क्रिया। ठीक, तो ये हो गया। तेज दौड़ने की क्रिया क्या है, बहुत तेज है। तो तेज का विशेषण कौन बता रहा है, बहुत, तो प्रविशेषण, इसलिए ये हो जाता है। आगे जैसे बता दें कि सीता अत्यंत सुंदर है। ठीक, सीता क्या हो गया, प्रविशेषण, सीता क्या हो गई हमारी विशेष से। अत्यंत क्या हो गया, प्रविशेषण। सुंदर क्या हो गया, विशेषण। ठीक, अब ये क्या हो गया हमारा, ऐसे ही वर्ब के रूप में आ जाता है। इसमें देखते हैं तो सुंदर क्या हो गया हमारा, ये सुंदर विशेषण किसकी, सीता का। अब अत्यंत क्या हो गया, सुंदरता। सुंदरता क्या है, अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत क्या हो गया, प्रविशेषण, क्योंकि सुंदरता की बता रही है, इसकी सुंदरता का विशेषता बता रही है। ठीक है, अब ऐसे हम लोग देखते हैं कि जो आगे अच्छे तरीके से देख लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग चर्चा पर किसका करते हैं, क्रिया के विषय में कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको बोलते हैं वर्ब। ठीक, क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना हम लोगों को जानकारी होती है, समझा जाता है, वही क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है। जैसे खाना पीना, रहना, सोना, पढ़ना, ठीक है, जाना, ये सब हमारी क्या हो जाती हैं, क्रिया कहलाती हैं। क्या क्या, खाना पीना, सोना, रहना, पढ़ना, लिखना, ये सब हमारी क्या हो जाती है, क्रिया कहलाती हैं। इसके बाद जैसे देखा जाता है तो क्रिया के मूल रूप को मूलांश कहते हैं, जैसे धातु कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखा जाता है कि पहचाना कैसे, धातु पहचाने के सरल सूत्र होता है कि जिसमें ना लग जाए, अर्थात ना शब्द, वो क्या हो जाता है हम लोग हिंदी में क्रिया, उसकी पहचान हम लोगों को हो जाती है। जैसे रहना, खाना पीना, सोना, चक्रा, फिर इसका देखिए चक्राना, बताना, मटियाना, लुटियाना, हथियाना, अपनाना, खटाना, अपनाना, भितराना, इस प्रकार जैसे देखा जाता है तो ये सब हम लोग क्या कहलाती हैं, क्रिया कहलाती है। इसके बाद जैसे देखा जाए तो हम लोग देखते हैं कि दो प्रकार की धातुएं होती है। कैसे, एक पहले होती है मूल धातु, ठीक, उसके बाद दूसरी क्या हो जाती है, यौगिक धातु। यौगिक धातु, अब जैसे यौगिक धातु हो जाती है, अब पहले मूल धातु की बात कर लें तो वह धातु वह स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य की सहायता पर निर्भर नहीं होती। जैसे जाना, खाना, पीना, रहना, ये सब क्या हो जाती है, हमारी स्वतंत्र धातुएं, मूल धातुएं हो जाती हैं। ठीक है, यौगिक धातुएं वो होती हैं जिनका प्रयोग हम लोगों को किसी प्रत्यय लगा करके जोड़ करके बनाया जाता है, वही क्या कहलाती है हमारी, वो यौगिक धातुएं कहलाती हैं। उसके बाद जैसे देखा जाए तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद देखा जाए तो इसके भी दृष्टि से दो होते हैं, क्या, रूढ़ हो जाते हैं और यौगिक हो जाते हैं, रूढ़ और यौगिक। अब रूढ़ जैसे देखा जाए मूल धातु से बने क्रिया को रूढ़ कहते हैं। ठीक है, जैसे पढ़ना लिखना, वही पढ़े, यही सब चीज़ें हो जाती है। ठीक, उसके बाद जैसे यौगिक से देखा जाए तो यौगिक धातु से बने क्रिया जैसे क्रिया कहते हैं, जिसमें देखा जाता है कि जो धातुएं होती हैं, जैसे नाम धातु हो गया, संयुक्त धातु हो गई, प्रेरणार्थक धातु हो गई, या तो फिर जैसे अनुकरणात्मक धातु हो गई, ये सब क्या हो जाती हैं, यौगिक धातुएं हो जाती हैं। इसमें भी देखा जाता है कि नाम धातु के रूप में, नाम धातु के रूप में जैसे देखा जाए तो कई प्रकार से बनाते हैं, जैसे संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, विशेषण के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, इस प्रकार से देखने को हम लोगों को मिलता है। अब जैसे संयुक्त क्रिया की बात करें तो संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब संयुक्त क्रिया की बात कर लें, संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब कोई क्रिया दूसरी क्रिया या अन्य शब्द भेद के योग से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसमें भी जैसे देखा जाए तो संयुक्त क्रिया भी लगभग 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। ठीक, इसमें भी देखा जाए तो पहला जैसे संज्ञा और क्रिया, विशेषण और क्रिया, क्रिया और क्रिया, उसके बाद जैसे देखा जाए तो क्रिया, विशेषण और क्रिया इत्यादि प्रकार से हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब जैसे हम लोग देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिस क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी दूसरी क्रिया की प्रेरणा जानी जाती है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे हमने पंडित जी से पूजा करवाई, ठीक, तो हम पंडित जी से क्या करवा लिए हैं, पूजा करवा लिए हैं, तो वहाँ क्या हो गया, हम लोगों के द्वारा प्रेरणा करवा लिया गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे अब हम आगे देखते हैं। अब हम सभी लोग देखते हैं वाच्य, क्या, वाच्य। वाच्य देखा जाए
तो वाच्य को हम लोग वॉइस बोलते हैं, ठीक है, वॉइस बोलने का तरीका। अच्छा, वाच्य क्रिया का एक रूपांतरण है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। तो वाच्य 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार से होता है। तो पहला वैसे देखा जाए तो कर्तृवाच्य। क्या? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को देखा जाए तो क्रिया के उस रूपांतरण को क्रिया के उस रूपांतरण को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसमें वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है, कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, वही क्या कहलाती है, हमारी कर्तृवाच्य कहलाती है। इसमें भी देखा जाता है यह वाच्य क्या होता है, सकर्मक और अकर्मक दोनों तरीके से बनता है, अर्थात सकर्मक धातुओं से भी और अकर्मक धातुओं से। जैसे देखा जाए राम ने दूध पिया, तो राम ने जो दूध पिया है तो क्या हो गई हमारी कर्तृवाच्य हो गया, ठीक है। और यहीं पास आ जाता कि राम के द्वारा क्या हुआ, दूध पिया गया, तो ये हमारा दूसरे जो हमारा होता है कर्मवाच्य में हम लोगों को देखने को मिलता है यही। अब आगे जैसे बढ़ा जाए तो हमारा जो कर्तृवाच्य हो गया है, जैसे दूसरा देख ले, इसी में सीता गाती है, मैं स्कूल गया, ये सब हमारे क्या हो गया, कर्तृवाच्य की जो परिभाषा के अंतर्गत उदाहरण हो जाते हैं। दूसरा देखा जाए तो जो हमारा आता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य वह होता है क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है, ठीक है। यह वाच्य जो होता है सकर्मक होता है और भाव हम लोग को देखने को इसमें मिलता है। क्या? सकर्मक क्रिया से बनता है यह केवल, ठीक है। इसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। जैसे लेख लिखा गया, ठीक, गीत गाया गया, पुस्तक पढ़ी गई, इस प्रकार से जो हम लोगों को वाक्य देखने को मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? कर्मवाच्य। इसके बाद जैसे देखा जाए हमारा तीसरा, पहले जो हो गया कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा हम लोग देखते हैं तो भाववाच्य, ठीक है। भाववाच्य को देखा जाए तो भाववाच्य में क्या होता है कि क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। यह वाच्य अकर्मक क्रिया से बनती है, जो अकर्मक क्रियाएं होती है। जिससे देखा जाता है कि मुझे से चला नहीं जाता है, मैं सो रहा हूँ, ठीक है। तो जो क्रिया का भाव होता है वह स्वगत हो जाए तो वही क्या कहलाती है? भाववाच्य हम लोगों को देखने को मिलता है। ऐसे वाक्य के प्रयोग के आधार पर देखा जाए तो क्रिया का अनुसरण कर रही, जैसे कि कर्तरी प्रयोग हो जाता है, कर्मणि प्रयोग हो जाता है, भाव प्रयोग हो जाता है, इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलता है। इसमें जैसे कर्तरी प्रयोग के रूप में देखा जाए कि राम पुस्तक पढ़ता है, कर्ता के आधार पर देखा जाता है। उसके बाद कर्मणि के आधार पर देखा जाए तो जैसे राम ने गीत गाया, ठीक, मोहन ने किताब पढ़ी, इसके माध्यम से। भाव के रूप में देखा जाए तो राम से सीता चला नहीं जा रहा है, सीता से हंसा नहीं जा रहा है, इस प्रकार से जो वाक्य हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ें और आप लोगों को चर्चा को बढ़ाएं, इसमें बता देते हैं काल के विषय में। क्या? काल। काल, ठीक है। काल को देखा जाए तो काल को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस। टेंस, TEN, टेंस, ठीक, टेंस को काल बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य व्यापार के समय तथा उसकी पूर्णता अथवा अपूर्णता का बोध होता है उसे काल कहा जाता है। काल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, 3। इसे क्या बोला जाता है? वर्तमान काल, फिर उसके बाद देखा जाए तो भूतकाल, और उसके बाद भविष्य काल। इसी विषय में समाचार का पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। वर्तमान काल जैसे देखा जाए तो वर्तमान काल में क्रिया व्यापार की निरंतरता रहती है और यह 4 प्रकार का होता है, अर्थात जो चल रहा होता है वही क्या होता है? हमारा वर्तमान काल। इसमें 4 जैसे देखा जाता है तो सामान्य वर्तमान, ठीक, यह पढ़ता है, यह पढ़ रहा है, या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यह क्या हो जाएगा हमारा वर्तमान काल का जो सामान्य वर्तमान है वो एक हो गया। अब दूसरा इसमें देखा जाए तो जिसे हम लोग देखते हैं तात्कालिक वर्तमान, अर्थात यह पढ़ रहा है, अर्थात तुरंत जो चल रहा है एकदम तुरंत तरीके से, ठीक है, तो क्या हो गया है? ये हमारा तात्कालिक वर्तमान हो जाता है, ठीक। उसके बाद जैसे देखा जाए संदिग्ध वर्तमान, वह पढ़ता होगा, हम लोग को जानकारी नहीं है, तो क्या हो जाएगा? वो हमारा तीसरा क्या हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान। उसके बाद देखा जाए तो चौथा हम लोग देखें वह पढ़ता हो, क्या पता वह पढ़ता हो, तो इस प्रकार से देखा जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा संभाव्य वर्तमान हो जाएगा, ठीक। ये हमारा 4 हो गया है। कौन कौन से पहले देखा जाए इसमें? सामान्य वर्तमान, फिर इसका तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। अब भूतकाल के विषय में देखा जाए तो भूतकाल वह होता है, भूतकाल में क्रिया का व्यापार का जो है समाप्ति का बोध होता है। इसमें भी देखा जाता है क्या होता है? समाप्ति का बोध होता है, अर्थात पास्ट का हो जाता है। इसमें भी 5 हम लोगों को देखने को मिलता है 5 प्रकार से। जैसे पहले देखा जाए तो जो सामान्य भूत, अर्थात तुरंत जो बीता हुआ हम लोग देखा है जो होता है, जैसे सीता गई, ये चीज हो गया, ठीक, सीता गई, तो सीता क्या हो गया? सामान्य भूत हो गया। फिर आसन्न भूत देखा जाए तो क्या होता है? सीता गई है, राम, ये देखा जाए राम आ चुका है, अर्थात आसन्न भूत, तुरंत देखा जाए क्या? जैसे कि रिसेंटली पास्ट, तुरंत, रिसेंट जो एकदम होता है तो वो क्या हो जाएगा? हमारा आसन्न भूत कहलाता है, ठीक। फिर उसके बाद देखा जाता है अपूर्ण भूत, अर्थात सीता जा रही थी, हम लोग उसको देखते हुए कह रहे हैं कि सीता जा रही थी, तो क्या हो गया? वो हमारा अपूर्ण भूत हो जाता है। इसको बोल सकते हैं पास्ट इम्परफेक्ट, ठीक,
मतलब क्रिया चल भी रही है लेकिन पास्ट में हो रही है, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चौथा देख सकते हैं संदिग्ध भूत, अर्थात सीता गई होगी, हमको पता है, जानकारी है या नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा चौथा भेद, क्या, सीता गई होगी, जिसको हम लोग बोल सकते हैं संदिग्ध भूत। उसके बाद देखा जाता है कि आसन्न भूत, क्या हम लोग देखने को मिलता है, जो संदिग्ध भूत के बाद हम तीन चार चार हो गए। पहला कौन सा था, पहला हम लोग बता दिए सामान्य भूत हो गया, दूसरा आसन्न भूत, तीसरा अपूर्ण भूत, और चौथा क्या बताए हम, संदिग्ध भूत। पांचवा जो हमारा होता है कि हेतु हेतु मद भूत, इसमें बोला जाता है सीता जाति, अर्थात क्रिया होने वाली थी पर नहीं हुई, अर्थात हेतु हेतु मद भूत हो जाता है। इसमें बोला जाता है कंडीशनल पास्ट हो जाता है, अर्थात कंडीशन हो जाता है कि सीता जाति क्रिया होने वाली थी पर नहीं हुई। हम लोगों को मतलब जानकारी होती है संदिग्ध रूप से कि कंडीशन एक निर्धारित हो जाता है कि सीता जाति लेकिन नहीं गई, तो क्या हो गया ये हमारा भूतकाल हो गया, ठीक। इसके बाद वर्तमान हो गया, भूत हो गया, भविष्य काल को देख लिया जाए, तो हमारा भविष्य काल को भी देखा जाए तो इसमें भी भविष्य काल अर्थात भविष्य में होने वाले क्रिया का बोध भविष्य काल से होता है। इसमें भी तीन प्रकार से, जैसे सामान्य भविष्य अर्थात राम पढ़ेगा, ये हम लोग को जानकारी है कि राम पढ़ेगा, पहला हो गया, ठीक, सामान्य भूत। उसके बाद संभाव्य भविष्य, अर्थात संभव है राम पढ़े, अर्थात हमारी संभावना है कि क्या है, राम पढ़े, तो संभाव्य हो गया, ठीक। उसके बाद जैसे देखा जाए तो हेतुम भूत भविष्य, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, अर्थात एक हम लोग कंडीशन फ्यूचर हो गया कि कंडीशन हो गया है कंडीशनल कि अगर छात्रवृत्ति मिलेगी तो राम पढ़ेगा, ये हमारा भविष्य काल के लिए इसमें देखा जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे देखते हैं कि जो हम लोग का अव्यय है उसको देख लेते हैं। अव्यय को देखा जाए तो जिसमें व्यय विकार परिवर्तन ना हो वही क्या कहलाता है, अव्यय। व्यय में आ जुड़ चुका है तो आ अर्थात नकारात्मक, ना अर्थात ना व्यय, आ अर्थात व्यय अर्थात व्यय, आ इक्वल टू नो, तो अव्यय अर्थात नो व्यय, कोई भी व्यय जिसमें ना हो, कोई परिवर्तन जिसमें ना हो, कोई विकार उत्पन्न ना हो, वो क्या हो गया हमारा अव्यय। अब परिभाषा ऐसे, जैसे ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है वो क्या कहलाते हैं, अव्यय। अब जैसे ये सदैव अपरिवर्तित होते हैं, अविकारी होते हैं, अव्यय रहते हैं, ठीक है। इसका मूल रूप स्थिर रहता है, कभी बदलता नहीं, जैसे देखा जाए आज, कब, कल, इधर, किंतु, परंतु, क्यों, जब, तब और अतः इत्यादि प्रकार से देखा जाता है। अब अव्यय के भी चार प्रकार होते हैं, ठीक है। पहले देखा जाए, पहला प्रकार जो है हमारा क्रिया विशेषण के रूप में, ठीक, क्रिया विशेषण के रूप में देखा जाए, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक। जैसे इसमें देखा जाए क्या कि आगे जैसे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं, इसमें जैसे देख लेते हैं हम लोग कि स्थानवाचक हो जाता है, उसके बाद कालवाचक हो जाता है, परिमाणवाचक हो जाता है, ठीक है, रीतिवाचक हो जाता है। ये सब चीजें हमारे किसमें इसमें देखने को मिल जाता है, किसमें, जो अव्यय के क्रिया के विशेषण के रूप में। उसके बाद दूसरा देखा जाता है जो हमारा संबंध बोधक, ठीक। इसमें जैसे देखा जाता है वह जो अव्यय होगा, जैसे वह दिन भर काम करता रहा, तो जो इसमें भर शब्द आया है ये क्या हो जाएगा हमारा अव्यय हो जाएगा। जैसे मनुष्य पानी के बिना नहीं जीवित रह सकता, तो बिना शब्द जो आ जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। जैसे मैं विद्यालय तक गया, तो तक क्या हो गया हमारा, ये अव्यय हो गया। इस प्रकार से हम लोगों को देखने को मिलता है, तो ये क्या होगा, संबंध बताता है वहां से वहां तक का। इसके बाद जैसे देखा जाता है तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा तीसरा है समुच्चय बोधक, क्या, समुच्चय बोधक, ठीक। इसमें होता है कि जो हम लोगों को कंजक्शन के रूप में जोड़ने के लिए जो हो जाता है, इसमें देखने को मिलता है कि और देखते हैं कि क्योंकि, चूंकि, इसलिए, कि, जो, कि, जिससे, कि, ताकि, अगर, कि, जो, जैसे, मानो, यानी, फिर इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलते हैं। परंतु, लेकिन, किंतु, मगर, वरन, और हम लोग इसी प्रकार से जो देखने को मिलता है ये सब हमारा समुच्चय बोधक में आ जाता है। अब अंतिम देख लें इसमें, तो हमारा कौन सा है, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जो हमारा देखा जाता है अव्यय, तो इसमें देखा जाता है कि विस्मयादि बोधक जो होते हैं, विस्मय अर्थात आश्चर्य का जो भाव प्रकट करते हैं जिससे बोध होता है, वही हमारे विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। इसके आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा, खेद इत्यादि जो हम लोगों को दिखाने मिलता है वो क्या क्या जैसे देख लेते हैं इसमें। और क्या, ओहो, है, वाह, आहा, धन्य, शाबाश, इस प्रकार से जैसे देखा जाता है। जैसे शोक के रूप में देखा जाए तो आह, ऊह, काश, त्राहि, त्राहि। स्वीकारोत्मित देखा जाता है इसको, जैसे जी हाँ, अच्छा, जी ठीक। फिर जैसे तिरस्कार, छी, हट, धिक,
दुर इस प्रकार से। संबंध के लिए अरे, रे, री, भाई, अजी, हे, अहो इस तरह से हम लोगों को देखने को मिलता है। अब जैसे हम लोग थोड़ा सा निपात देख लेते हैं। हम लोगों को पता है कि निपात मूलतः निपात का प्रयोग अवयवों के लिए होता है, लेकिन ये शुद्ध अवयव नहीं होते हैं, ठीक है। इनका कोई लिंग वचन नहीं होता। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द, शब्द समूह या पूरे वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए किया जाता है। निपात सहायक शब्द होते हैं और वाक्य के अंग नहीं होते हैं, ठीक है। सहायक शब्द तो होते हैं लेकिन अंग नहीं होते हैं, और वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ प्रभावित होता है। अब देखा जाता है कि जो ये निपात है वह 9 है, ठीक है। इसमें देखा जाता है स्वीकृति बोधक है हाँ, जी, जी हाँ। ये नकार बोधक होता है जी, नहीं, नहीं। निषेधात्मक मत, प्रश्न बोधक क्या, विस्मयादि बोधक क्या, काश, तुलना बोधक सा, अवधारणा बोधक ठीक, करीब, लगभग, तकरीबन, आदर बोधक जी, बल प्रदायक तो, ही, भी, तक, भर, सिर्फ, केवल। अब आपको बता दें कि एक जो एलटी का एग्जाम अभी हुआ था उसमें भी हम लोगों को निपात से प्रश्न मिला था, और असिस्टेंट जो हम लोग जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था अभी हाल फिलहाल में ही 1 तारीख को, उसमें भी देखा जाए तो जो ये तुलनात्मक बोधक जो अव्यय होता है उसको पूछा था, ठीक है। तो आप लोग समझ लिए तुलनात्मक बोधक प्रश्न इससे भी बन सकते हैं। आपको बता दें कि जैसे हम लोग समझे कैसे कि हाँ तुलनात्मक बोधक या क्या कैसे है। रमेश ने ही मुझे मारा था, अर्थात ही शब्द हमारा क्या हो गया है, जो हम लोगों को प्रदर्शन कर देता है किसका, स्वीकृति बोधक का, या तो जो हमारा बल प्रदायक जो हमारा ये निपात है उसकी भी हम जानकारी दे देता है। और जैसे कि रमेश ने मुझे मारा ही था, इस प्रकार से देख लिया जाता है। और धीरे धीरे अव्यय पद जैसे शब्द हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आप सा कोई नहीं है, तुलना बोधक जो होता है इसको देखने के लिए हम लोगों को मिल जाता है। हम सब लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे आप सभी लोग को बता दें कि जो गद्यांश होते हैं, गद्यांश के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो गद्यांश के प्रश्न को आप लोगों को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि सबसे पहले गद्यांश पढ़ना हम लोगों को आना चाहिए। गद्यांश को पढ़ते हुए उसे अंडरलाइन करना आना चाहिए। किस प्रकार से गद्यांश में क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसकी समझ होनी चाहिए, और गद्यांश किस लिए हम लोगों के प्रश्न पूछने के लिए जो रखा जाता है, क्यों होता है, तो इसके विषय में तो आपको बता दें। जैसे गद्यांश ये हमारा है, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़ करके हमको इससे रिलेटेड प्रश्नों को उत्तर देना है, और गद्यांश क्या कह रहा है उसकी समझ को भी हम लोगों को पैदा करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले बता देते हैं कि गद्यांश के विषय में क्या होता है। गद्यांश एक ऐसा पद होता है जिसके माध्यम से हमारी समझ को विकास किया जाता है, और देखा जाता है जो अपठित गद्यांश है, क्या आप पढ़ करके उस गद्यांश से रिलेटेड जो प्रश्न है उसको देने में समर्थ हैं, अर्थात आप पढ़ने के जो आपके अंदर एबिलिटी है, जो योग्यता है, वह शुद्ध रूप से है या नहीं है, उसी की जांच पहचान किया जाता है। और गद्यांश को पढ़ करके उसका जो संक्षेप में कुछ उत्तर देना है, क्या वो आप देने में समर्थ हैं, या अपनी भाषा में उस प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ हैं या नहीं है, या उसमें का जो मूल शब्द क्या है, कहना चाह रहा है वह गद्यांश, उस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं या नहीं। इसी के लिए हम लोगों को गद्यांश को दिया जाता है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और उससे रिलेटेड प्रश्न। अब आपको बता दें इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो इसी में से कुछ शब्द पूछ लेंगे कि इसका अर्थ क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, ठीक, या तो प्रत्यय उपसर्ग से पूछ लेगा, या संधि पूछ लेगा, समास पूछ लेगा, या तो फिर इसी में से एक प्रश्न बना देगा, उसी के आधार पर आप लोगों को करना रहेगा। अब हम लोग चलते हैं गद्यांश को पढ़ते हैं, और गद्यांश के आधार पर जो प्रश्न हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों को बता दें कि यह गद्यांश जो है इस पे हम लोग देखते हैं, और गद्यांश के रिलेटेड जो प्रश्न है उसको समझते हैं किस प्रकार से हम लोगों को दिया जाता है। तो इसकी 2 रीति होती है, एक पहले हम प्रश्नों को देख लें, उसके बाद गद्यांश को पढ़ें और हेडिंग करते जाएं कि कौन से प्रश्न आया है उसको टिक करते ऐसे चले जाएं, ठीक है। या तो फिर पहले हम गद्यांश को पढ़कर समझ लें, उसके बाद जाकर प्रश्नों को देखें और उसके उत्तर देना शुरू कर दें। अब आप लोगों को बताते हैं पहले गद्यांश पढ़ करके। आज मनुष्य समय के अनुसार बदलता जा रहा है, परंतु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने को समय के अनुसार नहीं बदलते, वरन समय को बदल देते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने अस्त्र शस्त्र से अधिक अहिंसा व सत्य का मार्ग अधिक शक्तिशाली माना। गांधी जी में राजनीतिक गुण ही नहीं वरन सामाजिक गुण भी थे। उनके धार्मिक गुण में कुछ भिन्नता थी।
वह सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे, सभी धर्मों के लोगों से भाई के रूप में प्रेम करते थे, ठीक, लोगों से भाई के रूप में प्रेम करते थे। परंतु यह कैसी विडंबना रही, जो अहिंसा का पुजारी था वह स्वयं हिंसा का शिकार हो गया और स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब इसके आधार पर हम यह देख सकते हैं कि इसमें जो है महात्मा गांधी जी के विषय में चर्चा की गई है, और वो देखा जाता है कि जो व्यक्ति अहिंसावादी है, सत्यवादी है, इस प्रकार की बातों का, इस प्रकार के शब्दों का हम लोगों को इसमें जोर दिया गया है, या इसी से जो रिलेटेड हम लोगों को प्रश्न गद्यांश में पूछने की संभावना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक प्रश्न इसमें बन सकता है, क्या प्रश्न, कि महात्मा गांधी के धार्मिक गुणों में कौन सा गुण भिन्न है। अब आप लोगों को धर्मों के भिन्न बता देते हैं। जैसे सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना बताते थे, राजनीतिक व सामाजिक गुण थे, वह अहिंसा और सत्य पर जोर देते थे, वह धर्मनिरपेक्ष थे। तो इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, आप लोगों को बताना है। तो देखा जाता है कि जो गांधी जी हैं उनका क्या था, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना, यही क्या था उनका सबसे प्रमुख धार्मिक गुण माना जाता है। ठीक है, उसके बाद इसे देखा जाए तो अस्त्र शस्त्र से शक्तिशाली क्या है, इस गद्यांश में जो कहा गया है, तो अस्त्र शस्त्र से गद्यांश में शक्तिशाली क्या बोला गया था, हम लोग देखे थे, सत्य अहिंसा। सत्य और अहिंसा को क्या बोला गया था कि यह अस्त्र और शस्त्र से शक्तिशाली हैं। उसके बाद इसे देखा जाए, गांधी जी किसके पुजारी थे, ठीक, किसके पुजारी थे, देखा जाता है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी में कौन से गुण देखे जाते हैं, हम लोगों के द्वारा देखे जाते हैं, तो क्या, सत्य और अहिंसा के गुण, राजनीतिक, सामाजिक व धार्मिक गुण, ये सभी हम लोगों को देखने को मिलता है। इसके बाद देखा जाए तो यह कैसी विडंबना थी, इसके आगे की जो लाइन है वो क्या थी, तो हम लोग देखते हैं, तुरंत देख सकते हैं कि जो अहिंसा का पुजारी था वह स्वयं हिंसा का शिकार हो गया, ये इसकी आगे की लाइन थी। ठीक ठीक, आगे देखा जाता है कि गांधी जी किससे भाईचारा रखते थे, तो सभी धर्मों के लोगों के साथ में क्या करते थे, भाईचारा रखते थे। अब हम लोग आपको बता दें कि जैसे इसमें जो शब्द आया है उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। जैसे इसमें देखा जाता है तो एक शब्द आता है कि जो शक्तिशाली है, अर्थात शक्तिशाली का अर्थ क्या होता है कि जो व्यक्ति समाज में अपना वर्चस्व ज़्यादा बढ़ाया हुआ होता है, ज्ञानवान होता है, विद्वान होता है, या तो अपने माध्यम से लोगों के अंदर जो बदलाव रखने का क्षमता रखता है, तो वही इसी अर्थ का क्या हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। अब हम सब लोग जैसे देखते हैं कि इसमें आया है गुण शब्द। गुण शब्द का अर्थ क्या होता है, तो गुण शब्द का अर्थ देखा जाए तो किसी के अंदर जो योग्यता होती है, या जो उसके अंदर कुशलता होती है, या एबिलिटी होती है, उसी के आधार पर हम लोग क्या देखते हैं, गुण, अर्थात उस व्यक्ति के अंदर कैसे, किस प्रकार की व्यक्ति है, उसी का गुण माना जाता है। ठीक, अब आगे जैसे देखा जाए तो हम लोग पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं और पद्यांश के रिलेटेड जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अब पद्यांश के रिलेटेड में देखा जाए तो इससे भी जो प्रश्न बनते हैं उसमें भी इसी प्रकार के हम लोगों को बातों का ध्यान रखना है, जिस प्रकार से गद्यांश में ध्यान दिए थे कि गद्यांश वह जो पद्यांश है हमारा, इसमें भी हमारे समाज को देखा जाता है, और देखा जाता है कि आप जो ये पद्यांश है उसको रिलेटेड जो प्रश्न है उसको समझ पा रहे हैं या नहीं। इसी से रिलेटेड जो हम लोग देखते हैं कि इसमें पूछता है कि हम लोग इसको देखते हैं, उसके बाद फिर प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। तो इसी के रिलेटेड जो हमारा यह पद्यांश है, इसको हम लोग देखते हैं कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए और स्वतंत्रता सेनानियों के अंदर जो गुण था उसको दिखाने के लिए जो हमारा जो पद्यांश है इसको लिया गया है। अब हम लोग इससे जो प्रश्न है उसको चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रश्न आ जाए कि हमें आज़ादी कैसे मिली थी, तो हमें आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से मिली थी। प्रश्न अगर पूछ लेगा कैसे कि हमें आज़ादी कैसे मिली थी, हमारे आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से मिली थी। उसके बाद देखा जाए तो आज़ादी के लिए क्या ज़्यादा दिनों तक चला था, तो आज़ादी के लिए क्या ज़्यादा दिनों चला था, लंबी चली थी हमारी जो लड़ाई चली थी। फिर उसके बाद देखा जाता है कि आज़ादी के लिए हमको कैसी कीमत चुकानी पड़ती है, तो हम लोग को प्राणों से बढ़ जो कीमत होती है, प्राणों से उस प्रकार की कीमत को चुकाना पड़ता है। देखा जाता है कि जो किस प्रकार की नीति अपनाई जाती है, तो हमको लड़वाने की नीति अपनाई जाती है, देखा जाता है इसमें पद्यांश में।
और देखा जाता है कि हम अपने गौरव को किस प्रकार प्राप्त करते हैं। हम अपने गौरव को प्राप्त करते हैं स्वाभिमान से प्राप्त करते हैं। और देखा जाता है कि जो हमारे शहीदों के बलिदान से हमको क्या मिलती है, आज़ादी मिल जाती है। ये सब तो हम लोगों के जो प्रश्न की बात की गई है। अब जैसे इसमें जो प्रश्न बन जाएगा कि जो स्वाभिमान शब्द है, स्वाभिमान, ठीक, स्वाभिमान शब्द है कि स्वाभिमान शब्द में जो संधि विच्छेद बता दीजिए क्या होगा। तो स्वाभिमान संधि का विच्छेद क्या होगा, स्वधन अभिमान, ठीक, स्वधन अभिमान हो जाएगा। तो स्वधन अभिमान में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे पूछ लिया जाएगा आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया जा रहा है, वीर बलिदानों को दिया जा रहा है, ठीक, वीर बलिदान को दिया जा रहा है। आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया, आज़ादी मिलने का श्रेय वीर बलिदान को दिया जा रहा है। फिर देश की स्वतंत्रता के लिए क्या करना पड़ा है हम लोगों को, जीवन की आहुति देना पड़ा था। क्या, जीवन की आहुति। देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक लंबा समय लगा। यह भाव कविता के किस अंश में हम लोगों को देखने को मिलता है, तो हम लोग को देखने पड़ता है कि जो है हम लोग देखते हैं कि लंबी चली लड़ाई थी, इसके आधार पर हम लोगों को देखने को मिलता है। अब इससे रिलेटेड अगर इसमें कोई प्रत्यय पूछ लेगा, या तो जैसे देखने को हम लोग मिलता है कि कोई संधि और दूसरी पूछ ले, या तो फिर आप लोगों से जैसे उस प्रकार से पूछ ले कि जो इसमें शब्द आए हैं उससे क्या पर्यायवाची है, या किस में कौन सा शब्द में समास है। तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बने आप लोग उसको अच्छे तरीके से देखते समझते जा सकते हैं। जैसे एक शब्द है क्या, नीति शब्द इसमें आया है, तो नीति में कौन सा प्रत्यय है, अगर पूछ ले तो क्या कहोगे, नीति में कौन सा प्रत्यय है, हम लोग को देखने को पड़ता है कि नीति में ई प्रत्यय हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग किया, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो नीति शब्द है इसमें प्रत्यय तो या पूछ सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि नीति शब्द में हम कौन सा प्रत्यय जोड़ करके क्या शब्द बना सकते हैं। तो नीति शब्द में हम लोग अगर एक प्रत्यय जोड़ेंगे, एक प्रत्यय, तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा, नैतिक। ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक, इस शब्द को देख करके। तो आज की क्लास हमारी जो भी थी संज्ञा से अव्यय तक गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न आप लोगों को मिल गया है। आप लोगों को इससे रिलेटेड जो कुछ भी और जानकारियाँ हैं वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जल्द से जल्द प्राप्ति होती जाएंगी। आप लोगों के लिए जो हिंदी से रिलेटेड प्रश्न थे वो लगभग पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। हिंदी क्लासेस पूरी इसकी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप लोग जा करके क्लास को देख सकते हैं अच्छे तरीके से, और अपना जो विकास है, जो अपनी तैयारी है उसमें अच्छे तरीके से वृद्धि कर सकते हैं। अपने सहयोगियों, सहपाठियों, मित्रों और घर परिवार में जो लोग भी हिंदी से रिलेटेड हैं, या तो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी की समझ रखना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो उनको भी इस वीडियो को जरूर दिखाइए और बोलिए कि हाँ, हिंदी की जो समझ है वह हम लोगों को अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए। तो आप लोग सबसे ज़्यादा एक ही काम क्या करिए, क्लास को रिवीजन जरूर कीजिए, कमेंट लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रेषित करते रहिए, जिसके माध्यम से जो है आप लोगों की जो हिंदी की समझ है वह अच्छे तरीके से हो जाए। इन्हीं वचनों के साथ मैं यही कहूँगा कि जो भी योग्यता धारित करना है आप लोगों को बीएड के लिए, उसके लिए सबसे पहले संयुक्त प्रवेश परीक्षा देना है एंट्रेंस के लिए। फिर उसके बाद आप लोगों को अपने मन चाहे जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पास आप लोग को लेना है उसके लिए अच्छे से अच्छा मार्क लाना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाली जो कोई भी वैकेंसियाँ हैं टीचर से रिलेटेड, उसमें आप लोगों को बीएड जो है योग्यता निर्धारित हो गया है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर जो उसमें मुख्य रूप से बीएड को शामिल कर दिया गया है, अनिवार्य हो गया है, तो आप लोगों को बीएड कर लेना चाहिए। जो भी बीए अंतिम वर्ष में है या तो अंतिम सेमेस्टर में है, उन लोगों को कर लेना चाहिए, जिससे आगे आने वाली वैकेंसियों में वो योग्यता को धारित कर लें और अपने आगे आने वाला जो कैरियर है उसको सिक्योर कर सकें, ठीक है। तो इसी वचनों के साथ में आप लोग क्लास को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचाते रहिए, और हमें भी कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग जो भी इसमें दिक्कत है, परेशानी है आप लोगों को आती है, या कुछ भी समझ में नहीं आता है, उसको दूर करने का प्रयास करें, या तो और अच्छे तरीके से किस प्रकार से हम आपको मैटर दे सकते हैं, या क्या गलतियां रहती हैं उसमें सुधार करके आप लोगों को और अच्छे तरीके से बताया जा सके। इसके लिए आप लोग कमेंट्स जरूर किया करिए, ठीक है। इन्हीं वचनों के साथ में जय हिंद दोस्तों।